देखें जी, हमारा सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो है कार्नोट इंजन। इसकी जो दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन होती है वो टी को साइलेंट करके पढ़ा जाता है। इट्स कार्नो इंजन। ओके, देखिए कार्नो इंजन के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि फ़िज़िक्स में चीज़ों को दो तरह से डील किया जाता है। नंबर वन रियलिटी बेस के ऊपर और नंबर टू आइडियल बेस के ऊपर। मिसाल के तौर पर जैसे हम फ्लूइड डायनामिक्स के केस में आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। अब आप जानते हैं कि रियलिटी में तो कोई फ्लूइड आइडियल नहीं होता। हाँ, जो रियल फ्लूइड्स होते हैं वो अगर कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लें, कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल कर लें तो हम कहते हैं वो आइडियल फ्लूइड है। इसी तरह से थर्मोडायनामिक्स में हम लोग बात करते हैं आइडियल गैस की। अब आप जानते हैं कि रियलिटी में तो आइडियल गैस कोई नहीं होती, ताहम जो रियल गैसेस हैं वो अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती हैं तो हम कहते हैं कि वो गैस आइडियल गैस है। बिल्कुल उसी तरह से आपके पास थर्मोडायनामिक्स में ही जो इंजन्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल इंजन और दूसरा होता है आइडियल इंजन। अब वही जो रियल इंजन अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए तो हम कहते हैं कि वो आइडियल इंजन है। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल फ्लूइड की मिसाल ले लें, आप आइडियल गैस की बात कर लें या आप आइडियल इंजन की बात कर लें। ये ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, बल्कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो थ्योरेटिकल बेस के ऊपर मानी जाती हैं, कुछ कंडीशंस की बेस पे, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। ठीक है, अब तो देखें लेक्चर नंबर 9 हीट इंजन में हम लोग ये पढ़ कर आए कि हीट इंजन हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना। अब कोई भी हीट इंजन जितने अच्छे तरीके से उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर पाएगा, हम ये कहेंगे कि वो इंजन इतना ज़्यादा एफिशिएंट है। और हीट इंजन में ही हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि हीट इंजन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हॉट रिजर्वायर, दूसरा आपके पास कोल्ड रिजर्वायर और तीसरा होता है हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस। एट द एंड हमने ये बात देखी थी कि जो भी हीट इंजन जो है वो हॉट रिजर्वायर से पिक करता है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, वो सारी की सारी हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो इन्वायरमेंट में रिजेक्ट हो जाता है। यूँ हम कहते हैं कि वो जो हीट इंजन है वो 100% एफिशिएंट नहीं है, यानी सारी की सारी हीट को हॉट रिजर्वायर से जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता, बल्कि उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो रिजेक्ट कर लेता है इन्वायरमेंट में। स्टूडेंट्स, अब हमने उसी में एक टॉपिक छोटा सा ये भी पढ़ा था पेट्रोल इंजन वाला, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो 4 स्टेप्स में काम करता है और उसके वो जो वर्किंग स्टेप्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं और उन्हीं वर्किंग स्टेप्स को हम कहते हैं साइकिल। अब ये सारी बातें रिवाइज़ करवाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को कार्नोट इंजन का जो मुकम्मल कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं कार्नो इंजन की। तो ये बात है 1824 की। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है सादी कार्नो। इसने ये सोचा कि ये बात तो रियलिटी है और ये बात एक्सेप्टेबल है कि कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, यानी वो इतना आइडियल नहीं हो सकता कि वो सारी की सारी हीट को हॉट रिजर्वायर से रिसीव करके मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके। ताहम अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हीट इंजन 100% एफिशिएंट हो, तो वो थ्योरेटिकली उसने वो जो इंजन के बारे में सारा एक मैकेनिज़्म दिया ना कि अच्छा अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए या इन स्टेप्स पे ऑपरेट करवाया जाए किसी इंजन को, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करवाया जाए किसी इंजन को, तो वो जो इंजन होगा वो आपके पास 100% एफिशिएंट होगा, यानी वो हीट इंजन जो है वो एक आइडियल हीट इंजन होगा। तो देयरफॉर हम फिर कार्नो इंजन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि कार्नो हीट इंजन जो है वो एक थ्योरेटिकल इंजन है जो कि कार्नो साइकिल के ऊपर ऑपरेट करता है। देखिए ना, जैसे पेट्रोल इंजन जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऑपरेट करता है ना, उसको हम उसका ऑटो साइकिल कहते हैं। तो चूँकि कार्नो ने भी जो थ्योरेटिकल इंजन अपने दिमाग में बनाया ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए भी तो उसने कुछ स्टेप्स को मद्देनज़र रखना था ना कि अच्छा ये मैं जो जिस थ्योरेटिकल इंजन की बात कर रहा हूँ वो इन स्टेप्स के ऊपर काम करेगा, तो वो जो स्टेप्स हैं वो फिर बार बार रिपीट होंगे। तो कार्नो ने जिन स्टेप्स के ऊपर अपने थ्योरेटिकल इंजन को ऑपरेट करवाया उन स्टेप्स को हम कार्नो साइकिल कहते हैं। तो देयरफॉर कार्नो का जो हीट इंजन है वो एक थ्योरेटिकल इंजन था जो कि एक ऐसे साइकिल के ऊपर ऑपरेट करता है जिसको हम कार्नो साइकिल कहते हैं। देखिए कार्नो ने भी जो किसी भी हीट इंजन को 100% एफिशिएंट बनाने के लिए जो थ्योरी पेश की ना, उसमें उसने जो हीट इंजन के वर्किंग के बेसिक 3 पार्ट्स हैं उससे नहीं छेड़ा। उसने ये कहा कि मैं जो इंजन आपको बता रहा हूँ ना कि किसी भी हीट इंजन को आइडियल किस तरह से बनाया जा सकता है, उसमें भी ऐसा ही होगा कि वो हीट इंजन भी जो है वो क्या करेगा कि हीट सोर्स और हीट सिंक इन्हीं दोनों चीज़ों के दरमियान ऑपरेट करेगा, लेकिन
वो जो ऑपरेट कर रहा होगा, वो जिस साइकिल के थ्रू ऑपरेट कर रहा होगा वो आइडियल रिवर्सेबल साइकिल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने लेक्चर रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस में आपको ये बताया था कि नेचर में कोई भी आपके पास जो प्रोसेस है वो 100% रिवर्सेबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो बात है वो सारे की सारी आइडियल सिचुएशन की हो रही है, तो दैट्स वाई जो आपके पास कार्नो है उसने ये कहा कि जो थ्योरेटिकल इंजन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो भी एक हीट सोर्स और हीट सिंक यानी इन्हीं दो रेजरवायर्स के दरमियान में काम करेगा, और वो जिस साइकिल के ऊपर ऑपरेट करेगा वो एक आइडियल रिवर्सेबल साइकिल है। इसी वजह से जो आपके पास कार्नो का हीट इंजन है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है। बात समझ में आ गई। कहता है कि फॉर द ऑपरेशन ऑफ कार्नो इंजन वी कंसीडर अ कार्नो साइकिल यूजिंग एन आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस। तो देखें वो तीसरी बात जो कि इंजन का पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस वो भी आ गई, और साथ साथ हम इसकी जो है वो पीवी डायग्राम भी देखते जाएंगे, यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान डायग्राम है वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन था आपके पास कि कार्नो इंजन क्या है। तो आई होप कि आपको कार्नो इंजन के बारे में 100% समझ में आ गई होगी कि कार्नो इंजन क्या है और कार्नो इंजन 100% एफिशिएंट क्यों होता है। ये बेसिक दो बातें ये आपको इस सारी डिस्कशन से ग्रैब होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्नो साइकिल। अब ये जो कार्नो साइकिल है ये आपके पास 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है जी, जिसमें 2 जो है वो एक्सपेंशन के स्टेप्स हैं और 2 आपके पास जो है वो कंप्रेशन के स्टेप्स हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि अक्सर ये मिक्स हो जाता है कि अच्छा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन तो नहीं है, नहीं, बल्कि पहले दोनों स्टेप्स एक्सपेंशन के हैं और बाकी दोनों स्टेप्स जो है वो आपके पास कंप्रेशन के हैं। तो ये बात याद रहेगी। ओके, अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो बात हो रही है कार्नो साइकिल की। कार्नो साइकिल 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, जिसमें पहला स्टेप आता है आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखें जी, आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये जो स्टेप पूरा का पूरा होगा ना, इसमें रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट। होगा क्या, मैं आपको पहले मोटी बात बताता हूँ, आपने ज़रा इस फिगर पे गौर रखना है, ठीक है। अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें ये येलो कलर से आप देख पा रहे हैं कि हमने एक गैस को इनक्लोज करके रखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे ये ब्लैक कलर से आप लोग देख पा रहे हैं कि एक मूवेबल पिस्टन भी मौजूद है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमारी कंसिडरेशंस आ गई इस स्टेप्स को समझने के लिए। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इनिशियली इस गैस का जो प्रेशर है उसको हम P1 कंसीडर करते हैं, जो वॉल्यूम है उसको हम V1 कंसीडर कर लेते हैं, यानी इतने वॉल्यूम को हम V1 कंसीडर कर लेते हैं। प्रेशर है हमारे पास P1 और अभी जो इस गैस का टेम्परेचर है वो है T1। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम यूँ करते हैं कि इस गैस में हीट Q1 को एंटर करवाते हैं। हीट के अब्जॉर्ब करने से ये गैस एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने से ये पिस्टन ऊपर की जानिब मूव करेगा, यानी अभी जो हमारा सिस्टम है वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। अब चूंकि गैस एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंशन से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और हीट के एब्जॉर्ब करने से टेम्परेचर में जो इजाफा हो रहा है उसको कंपनसेट क्या करेगा, प्रेशर में डिक्रीज़। ये मैं आइसोथर्मल प्रोसेस में डिटेल से आप लोगों को बात समझा चुका हूँ। तो देखिए हुआ क्या, हमारे पास P1, V1, T1 इन स्टेट्स के ऊपर एक गैस हमने इस सिलेंडर में इनक्लोज करके रखी थी, उसमें हमने हीट Q1 को एंटर करवाया। हीट के एंटर होने से ये गैस एक्सपेंड हुई, जिससे पिस्टन मूव करके ऊपर की जानिब चला गया। रेड कलर की एरो से भी आप इसकी इंडिकेशन देख सकते हैं। गैस के एक्सपेंड होने से उसका प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से इंक्रीज़ हुआ, और टेम्परेचर में जो ज़्यादती आई है, टेम्परेचर में जो इंक्रीज़ आया है उसमें उसको प्रेशर में डिक्रीज़ कंपनसेट कर देगा। देयरफॉर टेम्परेचर आपके पास T1 ही रहेगा, जबकि एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर डिक्रीज़ होके P1 से P2 हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज़ होके V1 से V2 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका पहला स्टेप है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब यही बातें जो है वो यहाँ पे भी लिखी गई हुई हैं, हम इसको एक दफ़ा यहाँ से भी देख लेते हैं। देखें क्या लिखता है कि इन द फर्स्ट स्टेप द गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एट द प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ हाई एट दिस मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय T1, यानी इनिशियली टेम्परेचर जो है चूँकि कंप्रेस्ड है ना गैस तो वो ज़्यादा है। हीट Q1 के अब्जॉर्ब करने की वजह से फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वॉल्यूम V2 जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। दैट्स वाई वर्क विल बी डन बाय द गैस। लेकिन
जो डिक्रीज़ इन प्रेशर है ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर में मज़ीद इंक्रीज़ को हीट अब्ज़ॉर्ब करने की वजह से कंपनसेट करेगा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब कंडीशन यूँ बन गई है, अगर आप वो पीवी डायग्राम में देखें तो वो कहता है कि इनिशियली कंडीशन यहाँ पे थी, यानी ये आपके पास था P1 V1 और T1 वाली बात, ठीक है। अब हमारा सिस्टम जो है वो उसकी स्टेट ए से चेंज हो के बी पे आ गई है। यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर है वो आ गया है P2, वॉल्यूम आपके पास हो गया है V2, जबकि टेम्परेचर आपके पास अभी T1 ही है। बात समझ में आ गई। इसलिए वो कहता है कि इस सारे प्रोसेस को जो है वो इसको पोर्शन ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है इन द फिगर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सेकंड स्टेप विच इज़ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके लिए आप लोग फिगर पे आ जाएं। देखें फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो गैस है वो एक्सपेंड हुई है बट आइसोथर्मल प्रोसेस के ज़रिए और हीट Q1 को एब्जॉर्ब करते हुए। बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब अभी भी आपके पास गैस पहले जितना एक्सपेंड हो चुकी है उससे मज़ीद एक्सपेंड करेगी, बट अभी ये जो एक्सपेंशन है ये किसी किस्म के हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं होगा। सिनेरियो क्लियर हो गया। अब देखें कि होगा क्या। गैस तो पहले स्टेप में एक्सपेंड कर चुकी है, लेकिन अब उससे मज़ीद ये गैस एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंशन से वही बात कि वॉल्यूम जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ करेगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेगा, और प्रेशर डिक्रीज़ होने से अकॉर्डिंग टू के-लुज़ैक लॉ आपके पास टेम्परेचर जो है वो अब क्या करेगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। क्यों कि टेम्परेचर को अभी कंपनसेट करने के लिए किसी किस्म की हीट अब्सॉर्ब नहीं हो रही है। तो देखिए यही बात यहाँ पे भी लिखी है कि इस स्टेप में क्या होगा कि दिस स्टेप सिलेंडर इज़ इंसुलेटेड, यानी किसी भी किस्म की हीट उसको जज्ब करने हम नहीं दे रहे हैं, सच दैट द गैस डज नॉट अब्जॉर्ब और रिलीज़ द हीट एज शोन इन द फिगर बी। ठीक है, इस सूरत में गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबैटिकली। दैट्स वाई आपके पास जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होगा फ्राम T1 टू लो टेम्परेचर T2 एज शोन इन द adiabat द पोर्शन ऑफ साइकिल रिप्रेजेंटेड बाय BC। तो देखें अब हम फिगर पे आ जाते हैं। तो फिगर पे क्या हुआ कि यहाँ तक कंडीशन क्या थी, पहले था P1 V1 T1। यहाँ पे आके चूँकि आपके पास प्रेशर मज़ीद जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले यहाँ तक तो हमारे पास स्टेप 1 में ये P2 हो गया था, ये V2 हो गया था और ये T1 ही था। बट यहाँ से यहाँ आते हुए ये जो पोर्शन है आपके पास एडियाबैट BC पोर्शन, इस तक आते हुए आपके पास प्रेशर लेट से मज़ीद डिक्रीज़ होके P3 हो गया, वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ होके V3 हो गया, और टेम्परेचर चूँकि इस सेंस में डिक्रीज़ हुआ है तो वो T1 से डिक्रीज़ होके लो टेम्परेचर T2 पे चला जाएगा। ये बात भी समझ आ गई है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका तीसरा प्रोसेस या तीसरा स्टेप, आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखिए इसके लिए आप अगेन फिगर को कंसीडर करें। आप लोग जानते हैं कि पहले दोनों स्टेप्स में जो गैस है वो एक्सपेंड कर चुकी है। पहले स्टेप में आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई और दूसरे स्टेप में वो एडियाबैटिकली एक्सपेंड हुई। अब वही जो गैस एक्सपेंड हो चुकी है अब हमने उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। बट जो हमारे पास प्रोसेस रहना चाहिए वो कौन सा रहना चाहिए, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल से मतलब आपके पास देखें ना, पहला जो स्टेप हुआ था उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, वो T1 ही रहा था। जबकि जो दूसरा स्टेप हुआ था हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, उसमें टेम्परेचर T1 से डिक्रीज़ होकर T2 हो चुका था। अब हमने इस स्टेप में गैस को कंप्रेस तो करना है बट आइसोथर्मली, यानी वो जो टेम्परेचर है हमारे पास जो स्टेप 2 में डिक्रीज़ होकर T1 से T2 हो चुका है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो T2 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, आप लोग देख सकते हैं कि अभी अगर आप पिस्टन की मोशन को देखें तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है। पिस्टन के डाउनवर्ड मोशन से मतलब अभी हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यानी ये गैस कंप्रेस हो रही है। कंप्रेशन से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने से जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, प्रेशर के इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर भी क्या करेगा, गैस का वापस इंक्रीज़ होगा। बट हमने तो अभी क्या कहा कि जो टेम्परेचर T2 है हमने इसको चेंज नहीं होने देना, यानी इसको इंक्रीज़ नहीं होने देना। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं कि कंप्रेशन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, उसको अगर आप देखें तो ये हीट जो आपके पास है Q2 ये इस सिस्टम से रिजेक्ट होती जा रही है। बात समझ में आ गई। दैट्स वाई आपके पास जो सिस्टम का टेम्परेचर है ना वो चेंज नहीं होगा T2 से। तो यही बात उसने यहाँ पे भी लिखी है, हम इसको एक नज़र देख लेते हैं कि चूँकि स्टेप नंबर 2 में हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया था, दैट इज़ लो टेम्परेचर, और उसी लो टेम्परेचर पे हमने गैस को जो है वो कंप्रेस किया, जिसकी वजह से जो हीट कंप्रेशन की वजह से Q2 प्रोड्यूस हुई उसको हमने सिस्टम से रिजेक्ट कर लिया ताकि सिस्टम का टेम्परेचर
T2 वो चेंज ना हो, सो दैट कि ये कंप्रेशन हमारे पास आइसोथर्मल रह सके। ठीक है, जो सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो प्रेशर है वो फर्दर डिक्रीज़ होकर P3 हो गया था और वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज़ होकर V3 हो गया था। अब चूँकि हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो कंप्रेशन से अब हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होगा। यही चीज़ वो लिखता है कि इन दिस केस जो प्रेशर है आपके पास वो P3 से अब क्या करेगा, इंक्रीज़ होके P4 हो जाएगा, जबकि वॉल्यूम जो है वो V3 से डिक्रीज़ होके V4 हो जाएगा एंड हेंस वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। और इसी चीज़ को जो है वो कहता है कि अगर आप आइसोथर्म देखें तो C से D तक जो आइसोथर्म है इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब मैं आखिरी स्टेप भी एक्सप्लेन कर लूँ ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम में देखें कैसे ये साइकिल दोबारा से शुरू होगा। तो पहली बात तो मुझे अब ये यकीन है कि 3 प्रोसेस समझने के बाद चौथा प्रोसेस अब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि अभी हमने गैस को मज़ीद कंप्रेस करना है बट एडियाबैटिकली कंप्रेस करना है। ठीक है, यानी सिस्टम का जो टेम्परेचर है ना, जो स्टेप 2 में डिक्रीज़ होकर T2 हो गया था और स्टेप 3 में हमने उसको T2 ही रहने दिया। अब हमने इसको कंप्रेस करना है ताकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, बट एडियाबैटिकली करना है ताकि टेम्परेचर T2 से इंक्रीज़ होकर वापस क्या हो जाए, T1 हो जाए, सो दैट कि ये साइकिल वापस रिपीट हो सके। वही बात हुई जी, हमने गैस को मज़ीद कंप्रेस होने दिया, मज़ीद कंप्रेशन से अभी हम ये कर रहे हैं कि ये कंप्रेशन एडियाबैटिकली कर रहे हैं, यानी किसी किस्म की जो हीट कंप्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है, आप लोग ये नीचे देख सकते हैं, किसी किस्म की क्यू की इंडिकेशन मौजूद नहीं है, यानी जो भी हीट कंप्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है उससे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, जो कि प्रेशर जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम जो है वो मज़ीद डिक्रीज़ होगा। बात समझ में आ गई है? यही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी लिखी गई है कि फाइनली गैस इज़ वंस अगेन प्लेस्ड इन इंसुलेटिंग सिलेंडर सो दैट नो हीट एंटर्स और लीव्स द गैस। The gas is compressed adiabatically to increase the temperature from T2 to T1, again as shown in the figure D. Pressure in this step increases to P1 and volume decreases to V1 as shown in the figure and represented by the curve DA. अब इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो देखिए हम चले कहाँ से थे। स्टार्ट में हमारे पास प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। हमने ये किया कि गैस को एक्सपेंड करवाया आइसोथर्मली गैस के एक्सपेंशन की वजह से जो प्रेशर है, चूँकि एक्सपेंड होने से प्रेशर डिक्रीज़ हो गया P2, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया V2, चूँकि प्रोसेस आइसोथर्मल था तो टेम्परेचर हमारे पास चेंज नहीं हुआ, वो T1 ही रहा। ठीक है, ये था हमारे पास ये वाला प्रोसेस A से B तक। अब जो हमारे पास सेकेंड स्टेप था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसमें ये हुआ कि चूँकि अभी भी गैस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन से जो आपके पास प्रेशर है वो मज़ीद डिक्रीज़ होके P2 से P3 हो गया, वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ होके V2 से V3 हो गया, और चूँकि ये जो प्रोसेस था ये एडियाबैटिकली था तो गैस एक्सपेंड हो रही थी, एक्सपेंशन से टेम्परेचर T1 से डिक्रीज़ होके वापस कितना हो गया था, T2। गॉट इट। जो हमारे पास तीसरा प्रोसेस था वो था आइसोथर्मल और कंप्रेशन। ठीक है, अब हुआ क्या, देखें C से लेकर D तक ये जो कर्व है, इसके दौरान चूँकि गैस कंप्रेस हुई तो कंप्रेस होने से ये जो प्रेशर आपके पास डिक्रीज़ हुआ था P2 से P3, ये P3 से वापस इंक्रीज़ करके कितना हो जाएगा, P2। वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हुआ था V2 से V3, तो कंप्रेस होने से वॉल्यूम वापस डिक्रीज़ होके V3 से कितना हो जाएगा, V2। और जबकि चूँकि आपके पास ये प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, लिहाजा जो हमारे पास टेम्परेचर है वो अभी T2 ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई। और जबकि लास्ट जो हमारा प्रोसेस था एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो प्रेशर जो है वो मज़ीद P2 से इंक्रीज़ करके अगेन P1 हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो V2 से डिक्रीज़ होता हुआ वापस V1 पे आ जाएगा, और चूँकि एडियाबैटिक कंप्रेशन था इस दौरान जो टेम्परेचर में डिक्रीज़ आया था इस स्टेप में ये वापस T1 पे चला जाएगा। तो आपके पास देखें ना पूरा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि सिस्टम जहाँ से चले जिस स्टेट से वापस उसी स्टेट में आ जाए। तो देखें P1 V1 और T1 से ये चला और P1 V1 और T1 पे अगेन ये आके वापस ठहर गया है। अगेन ये साइकिल्स या ये प्रोसेस रिपीट होंगे और आपके पास ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा। इसी साइकिल को जिस पे ये कार्नोट इंजन जो है वो ऑपरेट करता है, इसी को हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। तो आई गेस कि ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और लास्टली कहता है कि इस सारे प्रोसेस को परफेक्टली रिवर्सेबल बनाने के लिए हम थर्मल और मैकेनिकल
दोनों तरह के इक्विलिब्रियम्स को जो है वो मेंटेन रखते हैं, सो दैट कि आपके पास ये सारे का सारा जो साइकिल है ये परफेक्टली रिवर्सेबल रह सके। और चूंकि वो कहता है कि वर्किंग सब्सटेंस आपके पास वापस इनिशियल स्टेट के ऊपर रिटर्न हो चुका है, तो इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। ये मैं बारहा आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। देखिए, इंजन का जो काम है वो है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना। तो कोई भी हीट इंजन जितनी अच्छी तरह से हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर पाएगा, हम कहेंगे कि ये इंजन उतना ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, और कोई भी हीट इंजन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी को हम लोग जो है वो दो पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे, एक हीट के पर्सपेक्टिव में और दूसरा टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी से मुराद ये है कि कोई भी हीट इंजन कितने अच्छे तरीके से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में मान लें कि आपके जो सब बुक्स के जो एनुअल एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो है 600। अब ये जो 600 है ना, ये आपका टोटल गिवन इनपुट है कि आप इस 600 से ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकते। 600 बाय 600 ले सकते हैं, ज़रा 600 से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आ सकते, टोटल नंबर ही 600 हैं। अब आपकी एफिशिएंसी से मुराद ये होगी कि आपने इस 600 में से मार्क्स लिए कितने। मान लें कि आप इस 600 में से जो है वो 580 मार्क्स लेते हैं। ठीक है, अब आपकी एफिशिएंसी, आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं ये कैसे पता चलेगा कि आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप ये करेंगे, या अपनी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आप ये कहेंगे कि भाई हमने मार्क्स लिए हैं 580 डिवाइडेड बाय हमें ये 580 मार्क्स लेने के लिए जो इनपुट दिया गया था, यानी मैक्सिमम हम मार्क्स ले सकते थे 600। तो ये आपकी कहलाएगी एफिशिएंसी, या इसको हम परसेंटेज कहते हैं। हीट इंजन का क्या टास्क था? हीट इंजन का टास्क था कि वो वर्क करे। वर्क किससे करे? वो जो Q1 हीट ले रहा है को हॉट रिजर्वायर से, उस हीट से वो वर्क परफॉर्म करवा के दे हमें। तो इसकी एफिशिएंसी कैसे मैयर होगी कि इसने कितना वर्क किया है डिवाइडेड बाय इसको टोटल इनपुट कितना मिला। तो W/Q1 ये कहलाती है जी किसकी? हीट इंजन की एफिशिएंसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थोड़ा सा अगर इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में देखा जाए जो कि बुक में लिखी है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग Q = ΔU + W। क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस था तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, तो हमारे पास W किसके इक्वल आ जाएगा? Q के। और ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि W हमारे पास किसके इक्वल होती है? Q1 - Q2 के। नाउ अभी जैसे मैंने आप लोगों को फार्मूला लिख के बताया था कि हमारे पास इंजन की एफिशिएंसी से मुराद ये होगी कि इसने कितना वर्क किया है डिवाइडेड बाय इसको वर्क करने के लिए जो इनपुट दिया गया था Q1, यानी जो इसने इनपुट लिया था वो कितना था। तो अगर आप W की जगह लिखते हैं क्या चीज़? Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय Q1, तो ये आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला क्या बन जाता है जी? आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाता है ईटा = ये जो वेरिएबल है इसको पढ़ते हैं ईटा, ये बन जाता है ईटा = Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय Q1। या अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट से देखें तो Q1/Q1 लिख सकते हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो ये Q1 और Q1 कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 - Q2/Q1। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नो हीट इंजन, या इसी को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो ये आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जो हीट है वो टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होती है, तो दैट्स वाई हम ईटा को यूँ भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, यानी वो जो मैंने आपको कहा था कि इसको हम दो पर्सपेक्टिव्स में पढ़ेंगे। तो सेकेंड जो पर्सपेक्टिव है वो टेम्परेचर वाला है, तो चूँकि हीट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो ईटा = 1 - T2/T1 हो जाएगा। जबकि परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ भी समझ आ गई है। और एट द एंड इस सारी डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? पहला कंक्लूजन ये है कि दोनों तरह के रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट 1 - Q2/Q1 और दूसरा रिजल्ट 1 - T2/T1, ये दोनों रिजल्ट्स ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास जो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, ये इंडिपेंडेंट है किस चीज़ के? वर्किंग सब्सटेंस के। क्या आप वर्किंग सब्सटेंस जो भी इस्तेमाल कर लें उस चीज़ से गर्ज नहीं है।
जो आपके पास एफिशिएंसी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? अगर आप देखें Q2 Q1 यानी हीट कंटेंट ऑफ Q2 किसका होता है? कोल्ड रेजरवायर का, और Q1 किसका होता है? हॉट रेजरवायर का। तो इसका मतलब या T2 जो होता है वो टेम्परेचर होता है कोल्ड रेजरवायर का, और T1 जो होता है वो होता है हॉट रेजरवायर का। तो इट मींस कि ये सोलली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? टेम्परेचर्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड रेजरवायर के। ठीक है, अब ये जो बात मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? वो ये पूछा जाता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। हीट इंजन की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है? अब मैं जो आपको बात समझाने जा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से समझिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एफिशिएंसी का फार्मूला लिखता हूँ, ईटा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, और ये मैं परसेंटेज एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से परसेंटेज एफिशिएंसी क्या आ गई? 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें जी, हमारा टास्क ये है कि ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये वाला, इससे हमने आंसर लाना है 100। अब 100 लाने के लिए एक ही तरीका ये है कि ये जो हमारे पास टर्म है ना जी T2 ओवर T1, ये किसी तरह से ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अब ये तरीका भी बताता हूँ कि वो कौन से तरीके से ज़ीरो होगी, बट अभी आपने देखना है गौर से। देखें, अगर ये टर्म हो जाए ज़ीरो तो 1 माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस ज़ीरो का आंसर वापस 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 100 का आंसर क्या आ जाएगा? 100। इसका मतलब एफिशिएंसी आपके पास क्या हो जाएगी? 100। ना सवाल ये पैदा होता है कि इसको अब हम जस्ट ये कह के तो नहीं ना ज़ीरो कर सकते कि अगर किसी तरह से हो जाए, वो तरह क्या है उस तरह को गौर से समझें। देखें, अच्छा अब बात को ज़रा गौर से समझिएगा कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना T2 डिवाइडेड बाय T1, ये दो तरह से ज़ीरो हो सकती है। पहली बात, अगर हम T2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लें तो इससे क्या होगा? T2 की जगह आ जाएगा ज़ीरो डिवाइडेड बाय T1, तो एनी ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर इज़ ज़ीरो। या सेकेंड तरीका ये है कि अगर हम ये कर लें कि T2 को T2 ही रहने दें, T1 की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर लें, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, आंसर इज़ ज़ीरो। अब T2 के ज़ीरो होने से मतलब क्या है, या T1 के इन्फिनिटी होने से क्या मुराद है, ये बात समझनी है। देखिए, T2 के ज़ीरो होने से मतलब T2 किस चीज़ का टेम्परेचर होता है? T2 जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो होता है जी कोल्ड रेजरवायर का। T2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो होने का मतलब हम कोल्ड रेजरवायर को हटा ही दें। ज़रा उसी सूरत में आपके पास T2 ज़ीरो हो सकता है। तो मुझे बताएं ना ज़रा, क्या T2 अगर ज़ीरो कर लें, क्या बताएं ना ज़रा कि क्या कोल्ड रेजरवायर को हटा सकते हैं? कोल्ड रेजरवायर को तो हम हटा ही नहीं सकते, क्योंकि कोल्ड रेजरवायर हटा दिया तो टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे पैदा होगा? टेम्परेचर का डिफरेंस पैदा होगा तो हीट हॉट से कोल्ड की तरफ आएगी और उससे मैकेनिकल वर्क मिलेगा। इसका मतलब T2 को तो आप कभी ज़ीरो कर ही नहीं सकते। तो T2 को अगर हम ज़ीरो नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपके पास जो एफिशिएंसी है वो कभी 100% नहीं हो पाएगी। या चलें हम कहते हैं कि अच्छा फिर ये काम नहीं कर सकते तो एक काम तो और कर सकते हैं ना, कि हम T1 को इन्फिनिटी कर लेते हैं। अब T1 को इन्फिनिटी करने से मतलब समझ रहे हैं, T1 को इन्फिनिटी करने से मतलब ये है कि आपने हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कर लेना है कि वो इन्फिनिटी हो जाए, यानी उसका हीट कंटेंट इनफाइनाइट हो जाए। क्या ये चीज़ हमारे बस में है कि हम कर सकें कि किसी भी हीट इंजन के हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हम इनफाइनाइट कर सकें? ये चीज़ भी हमारे बस में नहीं है। तो हमारे पास तरीके ही दो हैं। तरीके दो क्या हैं? या तो T2 को ज़ीरो करना है यानी कोल्ड रिजर्वायर को हटाना है। अगर रियलिटी में समझाऊँ ना, आप गाड़ी से ज़रा साइलेंसर निकाल के देखें ना, चलेगी नहीं, वो उसका कोल्ड रिजर्वायर है। ठीक है, तो गाड़ी का साइलेंसर आप उसमें कोई चीज़ ही डाल देना आगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इंजन सीज हो जाता है। इसका मतलब हम इंजन की एफिशिएंसी को कभी भी 100% नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हम कोल्ड रिजर्वायर को हटा सकते हैं T2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ना हम हॉट रिजर्वायर के हीट कंटेंट को इनफाइनाइट बना सकते हैं। दैट्स वाई आपके पास कोई भी जो हीट इंजन है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। इट मीन्स आपसे अगर कोई ये पूछता है एक बात कि क्या कोई इंजन 100% एफिशिएंट हो सकता है, तो आप आंसर करेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंजन को 100% एफिशिएंट बनाने के लिए हमें कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को ज़ीरो करना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, या हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। या इसी का अगर कोई कन्वर्स आपसे पूछता है कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि उसके लिए हम कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को जितना हो सके अगर हम कम कर लें और हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को जितना हो सके बढ़ा लें, तो इससे हमारी इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो यही चीज़ वो यहाँ पे भी लिखता है कि फॉर एफिशिएंसी टू बी 100% द रेशियो ऑफ टेम्परेचर शुड बी ज़ीरो, यानी T2/T1 को ज़ीरो होना चाहिए। दिस विल ओनली हैपन अगर T2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो या T1 इज़ इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो, जो कि इम्पॉसिबल है बिकॉज वी डू नॉट हैव रेजरवायर हैविंग ज़ीरो टेम्परेचर और इनफाइनाइट टेम्परेचर्स, जो बात मैंने अभी आपको समझा दी। एज़ फॉर 100% एफिशिएंसी द लो टेम्परेचर रेजरवायर शुड बी एट 0 Kelvin, but in this range the working substance of the gas, the working substance which is a gas can never take the temperature of 0 degree Celsius, hence it is impossible for a real engine to have an 100% efficiency। और इसी बेस के ऊपर फिर उसने अल्टीमेटली यानी ये थ्योरम दिया था। कार्नो थ्योरम स्टेट्स दैट नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रेजरवायर्स। यानी वो कहता है कि एक तरफ आप ले लें रियल इंजन, वही बात आ रही जा रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप ले लें कार्नो इंजन, दोनों जो हैं वो सेम टू टेम्परेचर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। सेम टू टेम्परेचर्स के ऊपर ऑपरेट करने से मतलब एक आपके पास है हॉट रेजरवायर और दूसरा आपके पास है कोल्ड रेजरवायर। जो टेम्परेचर्स आपने रियल इंजन के लिए रखे हैं एग्जैक्टली यही टेम्परेचर्स आप कार्नो इंजन के लिए भी रखें, T1 और T2। तो इसमें से एफिशिएंट कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली बात आप जानते हैं कि कार्नो इंजन जो कि एक आइडियल इंजन है जिसमें जो ये साइकिल हो रहा है ये आइडियल रिवर्सेबल साइकिल है, तो आपके पास कार्नो इंजन देखें, कार्नो और रियल दोनों सेम टेम्परेचर्स के ऊपर ही एक जैसे रेजरवायर्स के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं, बट इसमें से ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा? कार्नो। हमेशा जो आपके पास कार्नो का इंजन है, कार्नो इंजन है, वो हमेशा एफिशिएंट होंगे। तो दैट्स वाई उसने ये कहा कि कार्नो इंजन के अलावा कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो कि वैसे ही जिस टेम्परेचर के ऊपर कार्नो इंजन, जिन टेम्परेचर रेजरवायर्स के ऊपर कार्नो इंजन ऑपरेट कर रहा है उन्हीं टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट करते हुए वो कार्नो इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। In most of the cases, cold reservoir is over atmosphere, so to increase efficiency we have to increase the temperature of hot reservoir। ये जो बात है ना, ये बहुत पते की बात है। कहते हैं कि रियलिटी की बेस पे अगर देखा जाए ना, तो हमारी गाड़ी का जो इंजन है यानी वो जो टैंकी होती है जहाँ पे वो फ्यूल जल रहा होता है, वो तो आपके पास है हॉट रेजरवायर, और जो हीट जलने के बाद साइलेंसर के थ्रू रिजेक्ट की जाती है एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में, तो वो आपके पास होता है कोल्ड रेजरवायर। यानी रियलिटी में हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है ना हमारा, वो हमारा क्या होता है? कोल्ड रेजरवायर। अभी हमने क्या कहा कि कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर आप कम कर लें, तो गाड़ियों के इंजन को अगर आप एफिशिएंट करना चाहते हैं ना, तो हम एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को तो डिक्रीज़ नहीं कर सकते खुद, हाँ उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें फिर अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी कि टेम्परेचर जो हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर यानी गाड़ी के अपने अंदर इंजन्स में ऐसी मॉडिफिकेशन की जाए कि उसके अपने अंदर जो हीट को कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। तब उसी सूरत में ही हमारे पास जो गाड़ियों के इंजन्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सकेंगे। और ऑल द रियल हीट इंजन्स आर लेस एफिशिएंट देन द कार्नो इंजन्स ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर हीट लॉसेस। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले कंसेप्ट सीखा कि कार्नो इंजन क्या है जो कि एक आइडियल इंजन है, कार्नो साइकिल क्या है, ये वो स्टेप्स हैं जिनके ऊपर कार्नो इंजन जो है वो ऑपरेट करता है। उसके बाद हमने एफिशिएंसी के बारे में जो है वो पढ़ा कि एफिशिएंसी से मुराद कि कोई भी हीट इंजन कितने अच्छे तरीके से अपना टास्क मुकम्मल करता है। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, या कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट क्यों नहीं होता। और लास्टली हमने जो है वो कार्नो थ्योरम के बारे में पढ़ा, और बिल्कुल एट द एंड हमने ये कहा कि रियलिटी में अगर हम अपने इंजन्स को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये हमारे पूरे लेक्चर की समरी थी। आई होप कि कार्नो इंजन के बारे में तमाम कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी किसी की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लेक्चर अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करके अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कर लें। मोर लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। लास्ट लेक्चर एंट्रोपी में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।